गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे क्लास 8th सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी चैप्टर 6 मानव संसाधन पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो आपको चैप्टर से संबंधित जो है बातें बताई जाएगी, इसके बाद जो है अभ्यास के प्रश्न समझाए जाएंगे। मानव संसाधन किसी उपयोगी क्रियाकलाप में लगे हुए सभी मनुष्य मानव संसाधन कहलाते हैं। तो किसी भी उपयोगी क्रियाकलाप में जो लोग लगे हुए हैं सभी के सभी जो है मानव संसाधन होते हैं। प्रत्येक मनुष्य समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। हर मनुष्य समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है, यानी कि हर मनुष्य जो है मानव संसाधन है, संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत के सभी लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करने वाले मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है। यानी कि सभी लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करने वाले जो मंत्रालय है उसे जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है। पहले इसे शिक्षा मंत्रालय भी कहा जाता था। पहले जो है इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन बाद में जो है इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया गया है। मानव संसाधनों का महत्व देश और व्यक्ति दोनों के विकास के लिए मानव संसाधनों का बहुत अधिक महत्व है। देश के लिए भी व्यक्ति के लिए भी जो है मानव संसाधनों का बहुत ज्यादा महत्व है। किसी देश का विकास उस देश के मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करता है। चाहे भारत है, चाहे अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, कोई भी देश है, उस देश का विकास जो है उस देश के मानव संसाधनों के ऊपर डिपेंड करता है। मानव संसाधन जितने बढ़िया होगा डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। मानव संसाधन जितना अच्छा नहीं होगा तो देश का डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। जनसंख्या का वितरण और घनत्व असमान वितरण विश्व की जनसंख्या का एक प्रमुख लक्षण है। आप सभी को पता कि वर्ल्ड के अंदर जो है जनसंख्या का असमान वितरण है। भारत की जनसंख्या कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक संकेंद्रित है। भारत के अंदर जो कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है। नगरों, औद्योगिक क्षेत्रों और संपन्न कृषि क्षेत्रों में अधिक लोग रहते हैं। जिन क्षेत्रों के अंदर नगर विकसित हो चुके हैं, कृषि अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी है, उन क्षेत्रों के अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर जो है जनसंख्या रहती है। जबकि ऊंचे पर्वतों, घने वन क्षेत्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर कम लोग रहते हैं। तो जो ऊंचे पर्वत है, जहाँ पर घने जंगल है या जहाँ पर ज्यादा ठंडी इलाका है, तो वहाँ पर जो है ज्यादा जनसंख्या नहीं पाई जाती, वहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है। मानव संसाधनों का संगठन, मानव संसाधनों के संगठन के जो है 3 रूप है। लिंग संगठन, आयु संरचना, साक्षरता स्तर। तो ये जो है मानव संसाधनों के 3 संगठन है। लिंग संगठन, इसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात से है। तो लिंग संगठन का मतलब है कि कुल जनसंख्या में कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं हैं, इसे लिंग अनुपात की सहायता से दर्शाया जाता है। तो महिला पुरुष के लिंग अनुपात की सहायता से जो इसको दिखाया जाता है। लिंग अनुपात को कुल जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो जो लिंग अनुपात है इसके अंदर जो है जनसंख्या को जो है 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, ऐसे जो है इसको परिभाषित किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। आयु संरचना, जनसंख्या को निम्नलिखित 3 आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो देश की जनसंख्या को जो है 3 आयु वर्गों के अंदर बांटा जा सकता है। पहला 0 से 14 वर्ष, दूसरा 15 से 64 वर्ष और तीसरा 65 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या। साक्षरता स्तर, किसी भी भाषा में सामान्य से संदेश को पढ़ना, लिखना और समझना ही साक्षरता। कोई भी मैसेज है, कोई भी संदेश है, उसको जो है सामान्य भाषा के अंदर जो संदेश को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, यानी कि ये सारी प्रक्रिया जिस व्यक्ति को आती है वो साक्षर है। भारत में 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले उस स्त्री या पुरुष को साक्षर कहा जा सकता है जो किसी भाषा में सामान्य कथन को पढ़, लिख और समझ सकता है। तो हमारे देश के अंदर 7 वर्ष से ज्यादा आयु के, चाहे महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, उन्हें किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है किसी भी मैसेज को जो है पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। यानी कि ये सारी प्रक्रिया जिसको आती है, चाहे बच्चा है चाहे वयस्क है, उसे जो है साक्षर कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति को पढ़ना आता, लिखना नहीं आता, तो वो व्यक्ति साक्षर नहीं है। इसी तरह लिखना आता, पढ़ना नहीं आता, तो वो व्यक्ति भी साक्षर नहीं कहा जा सकता। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कार्य,
भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण कारक जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या का स्थानीय वितरण। वर्ष 2001 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब से अधिक थी। तो वर्ल्ड के अंदर जो है 2001 के अकॉर्डिंग जो है विश्व की जनसंख्या 6 अरब से ज्यादा थी। इस 6 अरब लोगों में 60% एशिया। तो जो 6 अरब लोग थे इनमें से जो 60% लोग जो एशिया में, 14% उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका में, 13% अफ्रीका में, 12% यूरोप में तथा शेष अन्य महाद्वीपों पर बसे हुए थे। तो इस तरह से जो है सभी महाद्वीपों पर जो है जनसंख्या का वितरण इस तरह था। जनसंख्या घनत्व धरातल के किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जो है जनसंख्या का घनत्व भी कहा जाता है। इसे सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जा सकता है। तो जनसंख्या घनत्व को जो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर दर्शाया जा सकता है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। जन्म दर प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे सह-प्राण बच्चों की जनसंख्या को जन्म दर कहा जाता है। यानी 1000 जो कि जनसंख्या के ऊपर कितने बच्चों ने जन्म लिया है और वो जीवित है, उसे जो है जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। 1000 की जनसंख्या के ऊपर जो मरने वाले बच्चों की जो जनसंख्या उसे मृत्यु दर का नाम दिया जाता है। वृद्धि जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यानी जो जन्म दर हुए हैं, जो जन्मे हैं, उनमें से जो बच्चे मर गए हैं, तो इनके जो अंतर है को जो है जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। 1911 में प्राकृतिक वृद्धि दर केवल 6% थी। तो 1911 के अंदर जो ये वृद्धि दर थी वो 6% थी। 1998 में बढ़कर 18% हो गई। बाद में 2011 में वृद्धि दर 17.69% थी। प्रवास किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने का क्रम, यानी कोई भी क्षेत्र उसमें कौन लोग जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, जो ये क्रम है इसे जो है प्रवास कहा जाएगा। अप्रवास किसी देश में बाहर से आकर बसने वाली लोगों की संख्या के कारण जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। तो अप्रवास के अंदर जो है किसी देश में बाहर से आकर, यानी कि कोई देश है उसके अंदर बाहर से लोग जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की जनसंख्या में जो बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसे जो अप्रवास कहा जाता है। उत्प्रवास लोगों के देश से बाहर चले जाने के कारण लोगों की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। उत्प्रवास के अंदर जो है देश के अंदर से लोग जो किसी दूसरे देश के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जनसंख्या में कमी आती है। तो ये तो था आपका अध्याय चैप्टर के बारे में। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? लोग ही राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। किसी भी देश के जो लोग होते हैं, महिला पुरुष बच्चे होते हैं, वे जो है उस देश के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वहां के लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। तो प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है, उस समय जो है महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। जब लोगों के लिए जो प्रकृति की देन है उपयोगी सिद्ध हो, तभी वो जो है महत्वपूर्ण होती है। लोग अपनी जरूरतों एवं योग्यताओं से उसे संसाधन में तब्दील कर देते हैं। लोग जो अपनी जरूरत के अनुसार अपनी योग्यता के माध्यम से जो उसे जो है संसाधन के अंदर बदल देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। इस तरह से जो है मानव संसाधन जो है सबसे अंतिम संसाधन है, क्योंकि प्रकृति ने जो मनुष्य को दिया उसको जो है सही रूप देने में जो है मानव का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ शिक्षित लोग ही अपनी जरूरतों के अनुसार संसाधनों का विकास करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लोग स्वस्थ है, जो लोग शिक्षित है, वो जो प्रकृति के संसाधनों को जो अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलते हैं, उसमें जो उसको जो उपयोगी बनाते हैं। इस तरह से जो है मानव संसाधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी संसाधन है। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। तो मानव संसाधन जो है संसार के अंदर जो समान रूप से नहीं फैले हुए हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भूपृष्ठ के केवल 10% भाग पर निवास करता है। तो विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भूभाग के भूपृष्ठ के केवल 10% भाग पर निवास करता है और शेष 90% भाग पर विश्व की कुल जनसंख्या का 10% निवास करता है। यानी 10% पर तो 90% लोग हैं और 90% पर जो है 10% लोग बसे हुए हैं।
विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण इस प्रकार है। तो संसार के अंदर जो ये असमान वितरण है, कहीं जनसंख्या ज्यादा कहीं कम है, तो इसके रीजन जो है इस प्रकार से है। भौगोलिक कारक, इसमें जो सबसे पहला स्थलाकृति, लोग हमेशा पर्वतों तथा पठारों की अपेक्षा मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। तो आपको पता है कि लोग जो है मैदानी भागों के अंदर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, पर्वतों की अपेक्षा, पठारों की अपेक्षा, क्योंकि यह क्षेत्र कृषि, विनिर्माण एवं सेवा क्रियाओं के लिए लाभदायक होते हैं। क्योंकि ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो है खेती बाड़ी की जा सकती है, मैदानी भागों के अंदर उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्र है। तो हमारे देश के अंदर जो गंगा का मैदान है, इस यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, जबकि एंडीज, आल्प्स तथा हिमालय जैसे पर्वत विरल बने हुए हैं, जबकि पर्वतों के अंदर जो है जनसंख्या बहुत ही कम रहती है। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अधिक गर्म या अधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। तो जहाँ की जलवायु अच्छी होती है, सम होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा सर्दी होती है, तो ऐसे स्थानों पर जो है लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। और जहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है, जहाँ पर ज्यादा सर्दी होती है, जैसे आपका सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, क्योंकि वहां पर जो है अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक ठंड है। भूमि, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो जो भूमि के लिए अच्छी भूमि प्रदान करती है कृषि के लिए। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांग ही, चांग, जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र है। तो कहने का मतलब है कि जो क्षेत्र उपजाऊ है वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती है। जल, जहां अलवणीय जल सरलता से मिल जाता है, जहां पर शुद्ध जल, अलवणीय जल जो खारा नहीं होता है, जो आसानी से मिल जाता है, लोग ऐसे क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं। तो लोग ऐसे क्षेत्रों में सबसे पहले रहना पसंद करेंगे। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, क्योंकि वहां पर पानी आसानी से मिल जाता है, अलवणीय पानी है, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो है लोग जो है घने रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। जबकि मरुस्थलीय विरल प्रदेश है, जबकि मरुस्थलीय है, वहां पर पानी की जो सुविधा नहीं होती है, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो है लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। खनिज, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए, जहां पर खनिजों का भंडार है वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने लोगों को इन क्षेत्रों में रहने के लिए प्रेरित किया है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन जिन क्षेत्रों के अंदर खनिज पदार्थ ज्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर भी लोग ज्यादा जनसंख्या में रहते हैं। अब देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जो उद्योग धंधे हैं लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। लोग बहुत अधिक संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं जहां पर लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, तो लोग ऐसे क्षेत्रों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में बंबई दो घनी आबादी वाले क्षेत्र। तो जापान के अंदर जो है ओसाका और भारत में जो बंबई है, ये यहाँ पर जो है रोजगार के ज्यादा अवसर होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा जनसंख्या रहती है। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जो धर्म से संबंधित है, कल्चर से संबंधित है, ऐसे स्थान भी जो है घनी आबादी को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण है। जैसे कि हमारे देश के अंदर गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा नदी के आसपास भी जो है बहुत ज्यादा जनसंख्या के अंदर लोग रहते हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने आबादी वाले क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए पुणे। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह कि सामाजिक कार्य के अंदर लोगों को अच्छी आवास, रहने के लिए अच्छे मकान मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिल जाए, ये सारी चीजें लोगों को जिन क्षेत्रों के अंदर अच्छी मिल जाती है, तो ऐसे स्थानों पर भी जो है लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अब देखिए विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है। क्यों? मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 1800 तक वर्ल्ड की जनसंख्या जो है बहुत ही धीरे धीरे बढ़ी, बहुत ही धीमी गति से बढ़ी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 1804 तक ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड की जनसंख्या 1 अरब तक पहुंच गई थी। 50 वर्षों बाद सन 1959 के आरंभ में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। आने वाले 150 वर्षों के अंदर जो है विश्व की जनसंख्या जो है 3 अरब तक पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को जो जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया। सन 1999 में 30 वर्ष की अवधि
से कम में जनसंख्या दुगनी होकर 6 अरब हो गई। उसके बाद आने वाले 30 वर्ष के बाद जो है 1999 तक जो है विश्व की जनसंख्या 6 अरब पहुंच गई, यानी कि 3 अरब से दुगनी होकर 6